तो अब हम न्याय दर्शन के अंदर प्रमाण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने पदार्थ सिद्धांत को देख लिया था, जिसमें हमने 16 पदार्थों का नाम बताया था आपको। उस 16 पदार्थों का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, वही न्याय दर्शन का जान है। और वो 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है प्रमाण। एक बार इसको दोहरा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा है प्रयोजन, पांचवा है दृष्टांत, छठा है सिद्धांत, सातवां है अवयव, आठवां तर्क, नौवां निर्णय, 10वां वाद, 11वां जल्प, 12वां वितंडा, 13वां हेत्वाभास, 14वां छल, 15वां जाति, 16वां निग्रह स्थान। तो ये 16 पदार्थ जो हैं, इसके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे न्याय का प्रमाण सिद्धांत। प्रमाण सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी ज्ञान को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं या सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि प्रमाण हो। बिना प्रमाण के हम सत्य को नहीं जान सकते हैं। तो प्रमाण क्या है, ज्ञान के प्रमाण क्या है, उसकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। अब प्रमाण सिद्धांत में अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वैसा है एपिस्टेमोलॉजी, लेकिन अब हम आगे देखते हैं। पहला हम देखेंगे ज्ञान, जो कल हमने आपको बताया था। तो जब न्याय दर्शन में ज्ञान की बात आती है तो न्याय दर्शन ज्ञान को प्रकाशमय मानता है, मतलब वहां अंधकार का कोई नामो निशान भी नहीं है। ज्ञान ऐसा है जो परम प्रकाश है, जो अंधकार से कोसों दूर है। जब जो ज्ञान आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, न्याय के अनुसार वही ज्ञान है। और यही चीज अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा, अस्तो मां सद्गमय मृत्योर्मा ज्योतिर्गमय। तो ये जो शब्द है, जो उपनिषदों के शब्द है, जो कहते हैं मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो, असत से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के चलो, ये जो उपनिषदों का सार है, वही न्याय भी उस बात को फॉलो कर रहा है। अब जो ये ज्ञान है, मैंने 4 प्रकार के ज्ञान तो वैसे आपको बताया हुआ था वहां पे भी, पुराने वीडियो में भी, कि एक है मिथ्या ज्ञान, एक है संशय ज्ञान, एक है शाब्दिक ज्ञान, और एक बताया था मैंने तत्व ज्ञान। ये 4, जिसको देखना हो पुराना वीडियो जाके देख ले। लेकिन यहाँ पर अब ज्ञान जो है, जिसको आप प्रकाश में मानते हो, उसको प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं। ज्ञान आपके पास जब भी आता है, कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज जब आपके पास आता है, उसके आवश्यक है 2 स्रोत। इन 2 स्रोतों के माध्यम से ही ज्ञान आता है। पहला जो स्रोत है उसे हम कहते हैं अनुभव, और दूसरा जो स्रोत है उसे हम कहते हैं स्मृति। अनुभव से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो अनुभव से भी 2 प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। एक होता है रॉन्ग नॉलेज, एक होता है राइट नॉलेज। आपका अनुभव आपको 2 तरह के ज्ञान देता है। एक ज्ञान देता है रॉन्ग नॉलेज का ज्ञान, जिसको हम कहते हैं अयथार्थ ज्ञान, और इसको अप्रमा भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो राइट नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसको हम प्रमा कहते हैं। अब यथार्थ ज्ञान को आप 4 प्रकारों से प्राप्त कर सकते हैं, 4 माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के जो 4 माध्यम है, ये जो 4 प्रमाण है, पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमिति। अनुमिति जब मैं कहूं तो आप अनुमान समझ के चलना। तीसरा है शाब्द, जिसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं, और चौथा है उपमिति, जिसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के ज्ञान जो है वो यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। फिर हम चलते हैं अयथार्थ ज्ञान की तरफ, जिसको रॉन्ग नॉलेज कहते हैं, अप्रमा कहते हैं। अप्रमा में 3 तरह की चीजें आती हैं। पहला आता है संशय, दूसरा आता है भ्रम, और तीसरा आता है तर्क। संशय ज्ञान वैसा ज्ञान होता है जो अनिश्चित ज्ञान होता है। जब मैं 16 पदार्थों का विवेचन कर रहा था, वहां भी मैंने संशय का जिक्र किया था कि जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच दुविधा हो कि मैं कौन से विकल्प को चुनूं, ऐसा जो ज्ञान है वो संशय ज्ञान कहलाता है। दूसरा है भ्रम ज्ञान। भ्रम ज्ञान का मतलब होता है वैसा प्रत्यक्ष जो कि अनिश्चित हो, ऐसा प्रत्यक्ष जो कि अनिश्चित हो। जैसे अंधकार के समय आप कहीं सड़क पर जा रहे हो और सामने एक पोल गिरा हुआ है, आप उस पोल को देख करके समझते हो कि वो कोई मनुष्य वहां खड़ा है, लेकिन जब अगले दिन वहीं वापस जाते हो उस जगह पर, तो आपका वो भ्रम दूर हो जाता है। आप देखते हो कि नहीं भाई, मैं जिसे कल मनुष्य समझ रहा था वो तो केवल एक पोल है। तो ये जो ज्ञान है, जो समय रात में आपको हुआ था कि आप पोल को मनुष्य समझ रहे थे, ये आपका भ्रम ज्ञान है। इसे कहते हैं अयथार्थ प्रत्यक्ष। एक और उदाहरण ले लेते हैं भ्रम ज्ञान का, कि आप कभी अगर सड़क पर जा रहे हो कार से, तो आप देखते हो कि कुछ दूर पे, गर्मी के समय में कुछ दूर पे आपको थोड़ा सा पानी का अंश दिखाई देता होगा, लगता है रोड पे पानी है। लेकिन जब आप जरा थोड़ा और क्लोज जाते हो वहां पर देखने के लिए, तो आपको पता चलता है वहां पानी था ही नहीं। एक उसको कहते हैं मिराज या मृगमारीचिका भी कहते हैं। तो वो जो ज्ञान है वो भ्रम ज्ञान था आपका। और यथार्थ प्रत्यक्ष था, वैसा प्रत्यक्ष जो सत्य नहीं था, वैसा प्रत्यक्ष जो निश्चित नहीं था, उसे हम भ्रम ज्ञान कहते हैं। फिर तीसरा जो है ज्ञान है वो तर्क है।
तर्क जब भी किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के तथ्य दिए जाते हैं। वह तथ्य हमेशा अपने आप में सभी तथ्य प्रमाणिक नहीं होते। कोई इतिहासकार जब इतिहास की व्याख्या करता है तो वो व्याख्या अपने आप में कितनी प्रामाणिक है, इसके लिए वो बहुत सारे तथ्य जुटाता है, पर वो तथ्य की प्रामाणिकता क्या है इस पे भी कभी कभी संदेह किया जा सकता है। और इसलिए आप देखोगे कि जब जब नए नए शोध होते हैं, इतिहास की बातें बदलती रहती, अन्य विषयों की बातें बदलती रहती शोध के अनुसार से। इसलिए हम तर्क को भी क्या रियल नॉलेज नहीं मान सकते हैं और यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में ही इसे रखेंगे। तो ये तो हो गया तर्क। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रमा प्रमा का मतलब होता है वही जो मैंने आपको बताया, रियल नॉलेज। प्रमा क्या है? प्रमा की तीन विशेषताएं। अगर आपको रियल नॉलेज प्राप्त करना हो, उसकी तीन विशेषताएं, एकदम अनिवार्य विशेषताएं उसके अंदर होगी, तभी वो रियल नॉलेज कहलाएगा, तभी वो असंदिग्ध ज्ञान कहलाएगा, तभी वो अनडाउटेबल नॉलेज कहलाएगा, तभी वो रियल नॉलेज कहलाएगा, तभी वो वास्तविक ज्ञान कहलाएगा। और वो तीन विशेषताएं क्या है? पहला है अनुभव। आप उसे अनुभव से खुद आपने महसूस किया हो, उसे आपने खुद देखा हो, खुद अपनी आंखों से, अपने इंद्रियों से उसका अनुभव किया हो, वो होना चाहिए। वो जो ज्ञान होगा वो अनडाउटेबल ज्ञान होगा। दूसरा असंदिग्ध, उसमें कहीं किसी प्रकार का किसी भी रूप में संशय नहीं होगा, कोई अनिश्चितता नहीं होगी, वह ज्ञान असंदिग्ध ज्ञान, वो प्रमाण कहलाएगा। और तीसरा यथार्थ होगा, मतलब रियल होगा, उसमें कहीं कोई तरह का भिन्नता नहीं होगी, वो जो ज्ञान होगा वो यथार्थ होगा। अब चलते हैं तीन अंग। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन अंगों का, तीन तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला है प्रमाता, दूसरा है प्रमेय और तीसरा है प्रमाण। प्रमाता का मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको हम कहते हैं प्रमाता, नोवर। जैसे कि मैं अगर ज्ञान प्राप्त करने वाला हूँ किसी वस्तु के बारे में तो मैं प्रमाता हूँ। जैसे अगर मुझे किसी मोबाइल का ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं प्रमाता हूँ। फिर मैं मोबाइल का जो जो मोबाइल है वो क्या है? वो प्रमेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, क्योंकि ज्ञान मुझे उसका प्राप्त करना है उस मोबाइल के बारे में, कि इसके क्या फीचर्स है, इसका क्या सेटिंग है, कैसे ये काम करती है। ये जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ उस वस्तु का ज्ञान, वो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रमेय है। और किस माध्यम से मैं उसका ज्ञान अर्जित करूंगा? तो अपने आंखों के माध्यम से करूंगा। आंखों से मैं देखूंगा अच्छा सेटिंग में ये है और अन्य चीजों में ये है, ये अच्छा ऐप इसमें काम करता है, ये ऐप इसमें काम नहीं करता है ना। तो ये सब चीजों का जो मैं मनन विश्लेषण कर रहा हूँ, मन से और आंखों से कर रहा हूँ। तो ये जो मन है और ये जो आंखें हैं ये प्रमाण है। और ये मन और आंखें क्या कर रही है? ये प्रमाता को प्रमेय के साथ जोड़ रही है, इंद्रियों को वस्तु के साथ जोड़ रही है। तो समझ में आया? प्रमाता कौन है? प्रमाता मैं हूँ, प्रमाता आप है। प्रमेय कौन है? वो मोबाइल है। और प्रमाण क्या है? जिसके माध्यम से उस वस्तु के बीच और आपके इंद्रिय के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क हो रहा है, वो प्रमाण की श्रेणी में आएगा। तो अब न्याय ने प्रमाण के चार प्रकार माने हैं। वैसे तो 8 माने हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, ये 4 तो हैं। इसके बाद अलग से भी है, अर्थापत्ति है, संभव है, अभाव है, इतिहास है। ये 4 अलग है, जो कि नव्य न्याय ने माना था। बाद के समय में जब न्याय का विकास हुआ तो गंगेश उपाध्याय ने इसको माना था। तत्व चिंतामणि उनकी पुस्तक, उसमें इसका जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से 4 प्रमाण माने गए हैं। चारवाक दर्शन जब आप पढ़ेंगे वहां एक ही प्रमाण मानता है चारवाक को, प्रत्यक्ष प्रमाण, कि जो हमारे आंखों के सामने है वही प्रमाण को मैं मानूंगा, बाकी कोई प्रमाण नहीं मानूंगा मैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा बौद्ध धर्म के अंदर तो वहां पे प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्ष अनुमानं ही प्रमाणं विलक्षणम प्रमेयं तत्प्रयोगार्थं न प्रमाणांतरं भवेत्। प्रत्यक्ष और अनुमान से ही किसी वस्तु की सत्ता को प्रमाणित किया जा सकता है, अन्य कोई भी सत्ता से किसी भी वस्तु की सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये जो है दिग्नाग नाम के एक बौद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है प्रमाण समुच्चय, उसका यह कथन है। तो अब प्रत्यक्ष के बारे में हम चर्चा करते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण मैंने देख लिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, सदुपमान। अप्रत्यक्ष से चालू करते हैं। प्रत्यक्ष की परिभाषा न्याय दर्शन ने क्या दी है, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष को देखते हैं तो प्रत्यक्ष से हमें क्या अनुभूति होती है? जब हम कहते हैं प्रत्यक्ष, जैसे कि आपने कोई चीज देखा अपने आंखों से, तो आप किसी को जाके वो वर्णन, वो घटना बता रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, मैंने प्रत्यक्ष देखा भाई। इसका मतलब है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो, वो है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष को जब आप तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे उसका, प्रति का और अक्ष का। तो अक्ष का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि अक्ष पर्यायवाची है आंख का, और प्रति का मतलब होता है सामने। तो वैसे भी प्रति जोड़ अक्ष, मतलब जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। पर क्या जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, क्या आप उसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे? जैसे उदाहरण के लिए कि अभी आप मेरी वीडियो को अपने फोन में देख रहे हो, अपने आंखों से देख रहे हो। अभी अगर लेकिन कान बंद कर लो तो मेरी बातें आपको सुनाई देना बंद हो जाएंगी। तो क्या केवल कहोगे कि केवल मेरी आंखों के सामने जो दिख रहा है वही प्रत्यक्ष है, क्योंकि मैंने अपने कान बंद रखे हैं इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं है? नहीं, आपका दूसरा इंद्रिय जो कान है वो भी चीजों को सुन रहा है, आपने बंद रखा है। इसका मतलब अगर आप कान खोलोगे तो आपको उस चीज का भी प्रत्यक्ष होगा, जो ध्वनि का प्रत्यक्ष है वो भी होगा। इसीलिए केवल आंखों को से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, केवल कानों से सुनना ही प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। प्रत्यक्ष के लिए सभी इंद्रियों का उसमें सहयोग होना होगा,
कम से कम एक से अधिक इंद्रिय का सहयोग तो होना आवश्यक है। इसीलिए न्याय केंद्र जो परिभाषा है वो प्रत्यक्ष का मतलब केवल एक इंद्रिय ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रमाणम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम। क्या मतलब है इसका? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष का मतलब होता है कांटेक्ट यानी कि संपर्क। इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और विषय, इंद्रिय मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस है, 5 सेंसेस है, उससे हम क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। वो कौन कौन सा है? आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, इसे हम इंद्रिय कहते हैं। और विषय का मतलब होता है जिस भी दुनिया के जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुगत सत्ताएं हैं, उससे जब हमारा इसका कांटेक्ट होता है, हमारे इंद्रियों का, तो जो कांटेक्ट है उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये न्याय की परिभाषा है जो कि गौतम ने दिया है। लेकिन जब भी हम प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? किसे कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है? हम उसे कहेंगे पहला, जो कि संदेह रहित हो, जिसमें संशय की कोई संभावना ही नहीं है। इसको हम कहते हैं अव्यपदेशीय ज्ञान भी। जैसे मान के चलिए कि आपका छोटा भाई है, वो आपके पास आकर के कहता है कि भैया मैं आज बाजार गया था और मैंने रसगुल्ला खाया, और वो रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ला था, क्या ही बताऊं भैया उसका टेस्ट। अब जाकर के आप अपनी माँ को कह रहे हैं कि जानते हो वो बड़े भैया आए हैं, वो रसगुल्ला खा करके आए हैं और बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ला है वो। अब माँ आपको कहती है आपको कैसे पता कि वो स्वादिष्ट रसगुल्ला है? क्योंकि भैया ने बताया इसीलिए मुझे पता है। तो यहाँ पर भैया ने बताया, आपने स्वयं अनुभव नहीं किया है। यहाँ पर आपके भाई ने आपको बताया कि वो रसगुल्ला स्वादिष्ट था, तो ऐसा ज्ञान जो है हम उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये किसी के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। अव्यपदेशीय ज्ञान होना चाहिए, जहाँ पर बोलने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त ना हो, बल्कि स्वयं आपकी जीभ जब उस रसगुल्ले का स्वाद चखेगी तब आप बताओगे कि हाँ वास्तविकता में स्वादिष्ट थी या नहीं थी। तो ऐसा जो ज्ञान है वो संदेह रहित ज्ञान होना चाहिए, संदेह नहीं, दूसरे के द्वारा बताया हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरा, यथार्थ और निश्चित ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कहीं कोई संशय ना हो। आपने अपने आंखों से अगर मकान देखा है कि मकान का रंग लाल है, तो ही मैं मानूंगा कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये नहीं कोई दूसरा आके आपको बता रहा हो गया था देखने के लिए मकान, मकान जो है वो तो लाल था, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। मतलब जो आपकी इंद्रियों द्वारा स्वयं अनुभूति किया हुआ ज्ञान हो उसे हम कहेंगे वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तीसरा, निर्भरता। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे किसी की निर्भरता की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्षम किंग प्रमाणम। इसका मतलब यह है कि वो ऐसा ज्ञान जो किसी पर निर्भर ना हो, वो स्वतंत्र ज्ञान होगा, जो आपके द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया गया हो। वैसा ज्ञान जो है हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब अगर हम देखते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 प्रकार माने गए हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया प्रत्यक्ष ज्ञान को। पहले को हम कहते हैं लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरे को कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष का सीधा सिंपल सा मतलब ले लीजिए, साधारण संपर्क। हमारा इंद्रियों का जब विषयों के साथ एकदम साधारण संपर्क होता है, जिसमें कहीं कोई वाद विवाद की संभावना नहीं होती है, जिसमें कहीं कोई संशय की संभावना नहीं होती है, तो वैसा जो ज्ञान है हम उसे कहेंगे लौकिक प्रत्यक्ष, साधारण संपर्क। और दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष, असाधारण संपर्क, जहाँ इंद्रिय और विषयों के साथ केवल प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष के परे भी जाकर के अनुभूति का प्रयास किया जाता है। ये प्रत्यक्ष के परे भी अनुभूति का कोई विषय होता है, उसे हम कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। अब लौकिक प्रत्यक्ष के 2 प्रकार माने गए हैं। पहला माना गया है बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा माना गया है मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष का मतलब होता है एक्सटर्नल परसेप्शन और मानस प्रत्यक्ष का मतलब होता है इंटरनल परसेप्शन। जैसे कि बाहरी इंद्रियों का जब वस्तु के साथ संपर्क होता है तो उसे हम कहेंगे ये बाह्य प्रत्यक्ष। जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो बाहरी इंद्रिय, बाहरी इंद्रिय का मतलब क्या होता है? जो बाहर से दिख रहा है। जैसे हमारी आंख बाहर से दिख रही है, कान बाहर से दिख रहा है, नाक बाहर से दिख रहा है, त्वचा बाहर से दिख रही है, जीभ बाहर से दिख रहा है। तो जब इन इंद्रियों का वस्तु के साथ जब हम संपर्क करते हैं, किसी भी वस्तु के साथ, तो हम कहते हैं कि ये बाह्य प्रत्यक्ष एक्सटर्नल परसेप्शन है। और ये 5 प्रकार के होंगे। जैसे कि जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, चाक्षुष प्रत्यक्ष का मतलब है आंख का जब किसी वस्तु के साथ संपर्क है तो वो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। कान का जब किसी वस्तु के साथ संपर्क होगा तो वो श्रौत प्रत्यक्ष होगा। नाक का जब किसी वस्तु के साथ संपर्क होगा, किसी को सूंघेगी ना, तो वो घ्राण प्रत्यक्ष होगा। जीवा का जब किसी के साथ संपर्क होगा तो उसे हम रसन प्रत्यक्ष कहेंगे। और त्वचा का जब किसी चीज के साथ स्पर्श होगा तो हम उसको स्पर्श प्रत्यक्ष कहेंगे। लेकिन केवल ये 5 से ही आपको प्रत्यक्ष का ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, जब तक मन नहीं होगा। जब तक मन इन 5 ज्ञानों को संयोजित नहीं करेगा, मिलाएगा नहीं, तब तक आपको प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मान के चलिए कि आप रात के समय में सोए हुए हैं
और आप भूखे थे और बिना खाए सो गए थे, आपकी मम्मी आती है और आपको बिना जगाए आपके मुंह में थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने लग जाती है। सुबह जब आप उठते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि मैं तो रात भर खाया नहीं, कल तो मम्मी खाना दे दो, तो मम्मी कहती है कि रात में मैंने तुम्हें खिलाया तो था, तुम्हें याद नहीं? तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो याद नहीं है आपने कब खाना खिलाया था। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो मुंह था, आपकी जो जीवा थी, उसके द्वारा भोजन जा तो रहा था, पर मन ने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया, मन ने उसका अनुभव नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आपका मन उस समय उस स्थिति में नहीं था। आपका मन उस समय उन पांचों प्रकार के सेंसेशन को संयोजित करने में नहीं था, एक्टिव, सक्रिय नहीं था, इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं हुआ। तो इसीलिए जो मन है, जब वो ये पांच प्रकार के इंद्रियों को जब संयोजित करता है, तो इसीलिए हम मन को कहेंगे मानस प्रत्यक्ष है, वो इंटरनल परसेप्शन है, उसका भी सक्रिय होना उतना ही आवश्यक है जितना इन पांच प्रकार के इंद्रियों का। तो इस प्रकार से बाह्य प्रत्यक्ष हो गया और मानस प्रत्यक्ष हो गया। एक दूसरा दृष्टिकोण भी है प्रत्यक्ष को जानने का, और उसे हम कहते हैं निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञा। क्या मतलब होता है इसका? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें कि अस्तित्व तो है वस्तु का, और उसके गुण मुझे दिखाई नहीं देते। और सविकल्पक में क्या होता है कि वस्तु का अस्तित्व भी मुझे पता है और उसके गुण भी मुझे पता है। कहने का मतलब यह है, निर्विकल्पक का मतलब यह है कि ऐसा वस्तु जिसका अस्तित्व है और उसके गुण हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। उदाहरण के लिए कि आप सोए हुए मान के चलिए, और जैसे आपको कभी कोई ऐसे उठाता है झटके के साथ, कोई काम के लिए कोई चाबी वाबी कहीं रखी हो और आपको ही पता हो, तो आपका मित्र आपको उठाने के लिए कहता हो भाई चाबी कहाँ रखे हो, बाइक की चाबी कहाँ रखे हो, वो आपसे पूछता है और आप निद्रा की अवस्था में है, तो आप जैसे तैसे आंख खोल करके बोलते हैं वो सामने देखो टेबल पे रखी होगी, और टेबल पर चाबी के अलावा भी दो तीन वस्तुएं रखी है, मान के चलिए एक सेब रखा हुआ है। अब आपको ये तो पता है कि वहां कुछ वस्तु रखी हुई है, पर वो वस्तु क्या है इसकी निश्चित जानकारी नहीं है। आप केवल ये देख पा रहे हैं उस अर्धनिद्रा की अवस्था में कि वहां कुछ गोल गोल चीजें रखी हैं। अब वो क्या रखी हैं उसका गुण आपको नहीं पता, वो लाल है, वो काला, वो पीला, वो गोल चीज क्या है आपको नहीं मालूम पता है। आपको केवल इतना पता है कि वहां पर एक सेब, वहां पे कोई वस्तु रखी हुई है, सेब रखा हुआ ये नहीं पता है, कोई वस्तु गोलाकार एक वस्तु रखी है वो आपको पता है। तो इसको हम कहेंगे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि यहाँ वस्तु का अस्तित्व तो अभी पता चल रहा है आपको, लेकिन उसका गुण क्या है, कि वो सेब है, कि वो टमाटर है, कि वो कोई अन्य फल है, या वो क्या है आपको इसकी जानकारी नहीं है, उसके गुणों की जानकारी नहीं है। तो हम कहेंगे ऐसा जो प्रत्यक्ष होता है जहाँ वस्तु का अस्तित्व होता है और उसके गुणों का पता नहीं होता है, उसे हम कहेंगे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है? जहाँ वस्तु का अस्तित्व भी है और उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में हमें जानकारी भी है। जैसे कि जब मैं जागृत अवस्था में रहता हूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सामने जो है वो सेब रखा हुआ है, उसका अस्तित्व भी पता है मुझे, और उसके गुण क्या है कि वो लाल है, कि वो काला है, कि वो सड़ गया है, मुझे वो भी पता है। तो ये जो स्थिति है वो सवैकल्पिक प्रत्यक्ष की स्थिति है। तीसरा है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है अंग्रेजी में रिकॉग्निशन, यानी कि जो भी वस्तु आपने भूतकाल में देखी है, अपने अतीत में देखी है, जब वही चीज आपके सामने बिल्कुल सामने आ जाए, वर्तमान में आ जाए, तो आप उसको जब पहचान लेते हैं तो उसको कहेंगे प्रत्यभिज्ञा। जैसे मान के चलिए आप किसी दोस्त से आज से 10 वर्ष पहले मिले थे, बहुत पहले मिले थे, फिर उससे मिलना हो नहीं पाया, और अचानक से आप जब बाजार जा रहे होते हैं उसी व्यक्ति को वापस से देखते हैं। अब 10 साल पहले मिले थे तो आपकी स्मृति थोड़ी कम हो गई थी, उसके बारे में स्मृति थोड़ी भ्रमित हो गई थी, लेकिन जैसे आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आप जो है याद करते हैं, अरे ये तो वही व्यक्ति जिससे मैं 10 साल पहले मिला था, और आप बोलते हैं अरे भाई कैसे हो, और गला वाला मिलते हैं अपना, फिर आगे का जो भी उनके साथ होता है बात करते हैं। तो ये जो है ये प्रतिभिज्ञा है कि जो भूत में देखी हुई चीज है जब वो वर्तमान में दिख जाती है उसको पहचानने का जो प्रयास करते हैं। इसको कई बार जो अंग्रेजी शब्द में डेजा वू भी कहते हैं। डेजा वू की मतलब कभी किसी आप किसी प्लेस पर गए हैं जहाँ की आपको ऐसा लगता है वहां पर जाकर के कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, कई फिल्मों में भी इसे दिखाया जाता है। तो ये डेजा वू है, ये प्रतिभिज्ञा है। उसी प्रकार से ये तो लौकिक प्रत्यक्ष के उदाहरण हो गए। अब हम चलते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष की तरफ। अलौकिक प्रत्यक्ष को हम असाधारण संपर्क भी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, दूसरा होता है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, और तीसरा होता है योगिश प्रत्यक्ष। क्या मतलब है सामान्य लक्षण का प्रत्यक्ष का मतलब? जहाँ जिस प्रत्यक्ष से जो सामान्य प्रत्यक्ष होता है, यानी कि जिस प्रत्यक्ष से हमें किसी वस्तु की जाति का ज्ञान होता है, हम उसे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। किसी वस्तु की जाति का ज्ञान मतलब, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने पशु को देखा। अब दुनिया में किसी भी आप पशु को देखेंगे, चाहे आप शेर को देख लें, चाहे आप हिरन को देख लें, चाहे आप कुत्ता को देख लें, चाहे आप बिल्ली को देख लेंगे, आप कहेंगे भाई ये सब एक ही सिबली के हैं, भाई ये सब एक ही जाति के हैं, मतलब सब पशु की जाति के हैं। तो किसी एक पशु को देख करके उसकी जाति का अनुमान लगा लेना कि ये पशु है तो बाकी सभी भी इसके आसपास पशु होंगे, तो ये जो है वो समान लक्षण प्रत्यक्ष है। ऐसे ही आप मान के चलिए राम को भी देख रहे हो, रहीम को भी देख रहे हो, रमेश को भी देख रहे हो, सुरेश को भी देख रहे हो, सभी को देख रहे हो, लेकिन अगर आप राम को देख रहे हो और आपको पता है राम मनुष्य है, तो आप रहीम को देख करके अनुमान लगा ले रहे हो कि भाई
ये राम चूंकि मनुष्य है तो ये रहीम भी मनुष्य ही होगा। ये जो है वो समान लक्षण प्रत्यक्ष है कि एक व्यक्ति को देख करके या किसी वस्तु की व्यक्तिगत सत्ता को देख करके उसके सभी वस्तुओं की जाति का अनुमान लगा लेना, वो समान लक्षण प्रत्यक्ष है। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। इसमें क्या होता है कि वस्तु का जो ज्ञान होता है उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे मान के चलिए कि आपने रसगुल्ला कभी खाया है और वापस से आप बाजार निकले हो, आपको वही रसगुल्ला सेम टू सेम दिख गया। अब जैसे रसगुल्ला देखा आपके मुंह में पानी आ गया कि वाह कितना स्वादिष्ट था, पिछली बार जब खाया था बहुत मजा आया था। तो ये जो है, ये रसगुल्ला को देख करके जो आपके मुंह में खुद ब खुद पानी आ गया, ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है। यानी कि वो आपके ज्ञान के अंदर रसगुल्ले की स्मृति बैठी हुई है, आपके ज्ञान के अंदर, आपकी स्मृति के अंदर उस रसगुल्ले का स्वाद बैठा हुआ है। तभी वापस जब आपने रसगुल्ला को देखा तो आपके मुंह में पानी आ गया। ऐसे एक प्रेमचंद, मैं मेरा हिंदी साहित्य भी वैकल्पिक विषय रहा है, तो एक मुझे कहानी पढ़ रहा था, उसका नाम था कफन। उस कफन की कहानी में जो एक पुरुष होता है जो कि पिता है और एक उसका बच्चा है पुत्र, वो दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं। बहुत गरीब रहते हैं वो दोनों, मतलब खाने को भी पैसे नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि बैठ करके अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि एक बार मुखिया जी के विवाह में मैं गया था और वहां पे मैंने पूरी खाई थी, सब्जी खाई थी, खीर खाई थी, आहा कितना स्वाद था। और सामने में क्या भी खा रहे हैं उस वक्त में, तो वो आलू या बैगन कुछ पका रहे थे आग में और याद कर रहे थे मुखिया जी के विवाह में जब वो पूरी सब्जी खा रहे थे, उसको याद कर रहे थे। और उसको याद करके उसके मुंह में पानी आ रहा था और दोनों उसकी याद में डूबे हुए थे। तो वो जो था उसका ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष था कि जो उसने पूर्व में अनुभव किया है उसको वर्तमान में वो महसूस कर रहा है बैगन का भरता खाते हुए। उसी प्रकार से जब आप बाजार गए, रसगुल्ला देखा, तो रसगुल्ला आपने अगर पहले खाया है तो उसको देख के मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये आपके ज्ञान के अंदर उस रसगुल्ले के स्वाद की स्मृति थी, इसीलिए वो बाहर आया। तो ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है। और तीसरा योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष वैसे आम व्यक्तियों को नहीं होता है, ये किसी विशेष पुरुषों को होता है, महापुरुषों को होता है। योगज मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष हो जाता है उसको हम कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। अब आज के समय में तो वो क्या बोलते हैं, जो माइक्रोस्कोप आ गया, तो आप छोटी से छोटी वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व के समय में थोड़ा ये सब की समस्या थी, तो अपने जो तपस्या के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से ये जो है मतलब योगज प्रत्यक्ष को प्राप्त किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष हो जाता था। इसमें व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख सकता था, सभी का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। तो ये आम व्यक्तियों के लक्षण नहीं होते थे। जो महापुरुष होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनको जो ये प्रत्यक्ष होता था वो योगज प्रत्यक्ष था। किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता देना, उसके बारे में जाने बिना उसके पूरे जीवन की एक एक बातें बता देना, ये जो है योगज प्रत्यक्ष के उदाहरण है। अब ये तो प्रत्यक्ष का हो गया है। अब हम चलेंगे किधर, अब हम चलेंगे अनुमान की तरफ। लेकिन रुकिए, अनुमान से पहले आलोचना भी तो देखनी पड़ेगी ना। लेकिन ये जो ज्ञान था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, इसका आलोचना किया। और इसका आलोचना किसने किया? नव्य न्याय वालों ने किया। नव्य न्याय ने इस परिभाषा की आलोचना की और इसमें दो दोष बताए हैं। वैसे तो दोष बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन इसने मुख्य रूप से दो दोष बताए हैं। पहला है अव्याप्ति दोष, यानी कि इसको कहता है फैलेसी ऑफ टू नैरो डेफिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में दोष है। ये परिभाषा अपने आप में पूरी पर्याप्त परिभाषा नहीं है। जब हम कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, तो क्या इंद्रियों से परे जिस चीज की प्रत्यक्ष होता है, क्या उसे आप ज्ञान नहीं मानेंगे? उसे भी तो ज्ञान माना जाना चाहिए। केवल आप इंद्रियों पर ही निर्भर क्यों है? इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान को ही आप प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण क्यों मान रहे हैं? बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो इंद्रियों के परे भी है और उसके बाद भी उसका हमें प्रत्यक्ष हो रहा होता है। तो वैसे ज्ञान को हम क्या प्रमाण नहीं मानेंगे प्रत्यक्ष का? तो इसीलिए इस ज्ञान को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंद्रियां भ्रमित ज्ञान भी देती हैं हमें, है कि नहीं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रात के समय में रस्सी पर पैर रखा और सांप समझ लिया, तो ये इंद्रिय ज्ञान जो है, ये मन जो है, इसने गलत प्रतीति मुझे कराई, रस्सी के अंदर सांप की प्रतीति कराई। तो इसीलिए नव्य न्याय ने इसकी आलोचना की और कहा कि जो है इस परिभाषा में ही अपने आप में कमी है, अव्याप्ति दोष है। ये परिभाषा का जो डेफिनेशन है वो सही नहीं है। और जब परिभाषा का डेफिनेशन सही नहीं है, परिभाषा सही नहीं है किसी चीज की, तो फिर आप उसका निष्कर्ष भी गलत निकाल के लेके आओगे। इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष है। और दूसरा है चक्रक दोष है इसके अंदर, फैलेसी ऑफ आर्गुइंग सर्कल है। मतलब ये शब्दों से एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। जैसे इससे पूछो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तो कहेगा इंद्रिय और विषय के साथ जो सन्निकर्ष होता है हम उससे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और पूछ लोगे कि भाई इंद्रिय क्या है, तो बोलेगा विषयों के साथ, विषयों का जब इंद्रियों के साथ संपर्क होता है तो सब इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। मतलब वो एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें चक्रक दोष की संभावना है, फैलेसी ऑफ आर्गुइंग सर्कल है। अब यहाँ पे इसीलिए नव्य न्याय ने अपनी परिभाषा दी, गंगेश उपाध्याय ने अपनी परिभाषा दी। उसमें क्या दिया? प्रत्यक्षस्य साक्षात्कार्यत्मक लक्षणम, अर्थात अगर किसी विषय की आपको साक्षात प्रतीति होती है, मतलब ये नहीं कि बाद में कुछ
प्रतीति हुई, नहीं, तुरंत उसी समय आंखों ने जब किसी वस्तु को देखा और उसी समय सीधा आपकी आंखों को लग गया कि यही है। जैसे कि अंधेरे के समय में भले आपने रस्सी पर पैर रखा, आपने उसे सब समझा, ये प्रत्यक्ष नहीं है, बट अगर उसी रस्सी को आपने रस्सी के रूप में उसी समय देख लिया, अंधकार को हटाया, लाइट जलाई और देख लिया कि ये रस्सी तो रस्सी है, विषयों की साक्षात प्रतीति आपने कर ली, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। ये नव्य न्याय की परिभाषा है। तो अभी से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे डायग्राम के द्वारा इसी को समझाया गया है कि प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष अलौकिक है। लौकिक में बाह्य प्रत्यक्ष आ जाता है और आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष आ जाता है। अलौकिक में सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगिक प्रत्यक्ष आते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष को देखेंगे, लौकिक प्रत्यक्ष को, तो निर्विकल्पक है, सविकल्पक है, प्रत्यभिज्ञ है। निर्विकल्पक मतलब इनडिटर्मिनेट ज्ञान, मतलब जो असंदिग्ध ज्ञान है, जो अनिर्धारित ज्ञान है, उसको हम कहते हैं निर्विकल्पक। अनिर्धारित में मैंने आपको बता दिया था कि कोई वस्तु है पर वस्तु के गुणों का मुझे पता नहीं है, तो वो निर्विकल्पक में आएगा। सविकल्पक में किसी वस्तु का अस्तित्व भी है और उसके गुणों का भी बोध है मुझे, तो वो डिटर्मिनेट में आएगा, निर्धारित ज्ञान है, निर्धारित प्रत्यक्ष है। और प्रत्यभिज्ञा में है कि हम भूत में देखी हुई चीजों को वर्तमान में देख करके जब पहचानने का प्रयास करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये प्रत्यभिज्ञा है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने दिखाई। अब हम बढ़ेंगे अनुमान प्रमाण की तरफ, तो देखते हैं अनुमान